बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं ठाकुर को उठाकर अपनी जीप के पास ले आया। इसके कपड़े भी खून में लथपथ हो रहे थे। खून के कुछ छींटे मेरे लिबास में भी पड़े हुए थे। भगत सिंह ने छमिया का बाजू पकड़ रखा था। रामू की लाश देखकर इसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। भगत ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस हरामी के साथ ऐश कर रही थी ना, इसका अंजाम भी देख ले, भगत ने गुर्रा कर कहा। फिर उठा, फिर ठाकुर की तरफ देखते हुए बोला, इसका क्या करूं सरकार, इसे यहीं छोड़ दो, सुबह तक बेड़िए इसका भी टिया पांचा कर देंगे। ठाकुर के बजाय मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे यहाँ मत छोड़ना। छमिया रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इसे जीप में बिठा लो, ठाकुर ने कहा। शहर में किसी जगह उतार देंगे इसे। लेकिन सरकार, भगत बोला, इसे जिंदा छोड़ना बहुत बड़े खतरे की बात होगी। ये पुलिस को बता देवेगी कि यहाँ क्या हुआ है। अगर ये किसी के सामने जुबान खोलेगी तो इसका भी रामू जैसा हशर होगा। बिठा लो इसे जीप में, ठाकुर ने कहा। रामू ने छमिया को उठाकर जीप की पिछली सीट पर पटक दिया। ठाकुर स्टीयरिंग के सामने बैठना चाहता था, मगर मैंने इसे दूसरी सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं जीप को खंडरों से निकालकर सड़क पर ले आया और इसे शहर की तरफ दौड़ा दिया। ठाकुर अब पूरी तरह अपने हवास में आ चुका था, लेकिन इसकी बातों से अंदाजा होता था कि इसके इंतकाम की आग अभी पूरी तरह सर्द नहीं हुई थी। अब वो बलवंत सिंह को मजा चखाने का प्रोग्राम बना रहा था, जो 2 दिन पहले अपने गुरु के साथ सारसका की तरफ फरार हो चुका था। रामू ने जिन अल्फाज में बलवंत सिंह के गुरु का तज़किरा किया था, इससे मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि बलवंत का वो गुरु कौन हो सकता है। विदेशी मुसला वो दारा के अलावा कौन हो सकता था। वो दारा ही था जिसने ये आग भड़काई थी। पहले इसने पंडितों को हमारे खिलाफ भड़काया, फिर इत्तेफाक से इसे बलवंत सिंह मिल गया जो रूपमती से खार खाए बैठा था। वो दोनों मिल गए तो हमारे खिलाफ साजिशों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। दारा मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था, बलवंत सिंह रूपमती से अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता था। इन दोनों ने मिलकर पंडितों को भड़काया तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम फसाद मचाने की कोशिश की। ये तो इत्तेफाक था कि कुछ लोग हमारे हाथ लग गए थे, जिन्होंने प्रेस के सामने ये एतराफ कर लिया कि मंदिर में रूपमती को किसी मुसलमान के साथ रंग रलियां मनाते हुए नहीं पकड़ा गया था, बल्कि ये सारी हरकतें पंडित लोग ही कर रहे थे। धर्म को किसी मुसलमान ने नहीं, इन्हीं धर्मात्माओं ने नष्ट किया था। और फिर ये भी महज इत्तेफाक था कि पंडित राम स्वरूप फिरोज शाह के हत्थे चढ़ गया। पंडित राम स्वरूप हिंदुओं को भड़का रहा था कि एक मुसलमान हिंदू नारी को बगल में लेकर क्यों घूम रहा है। लोगों के मजहबी जज्बात को भड़काते हुए वो भूल गया था कि इसकी अपनी बेटी पूजा एक मुसलमान के साथ रह रही थी, और शायद इस खौफ से वो इस टोले से अलग हो गया था कि अगर इसकी बेटी के बारे में पता चल गया तो यही पंडित और पुजारी इसकी बोटियां नोच डालेंगे। हमारी जवाबी कार्रवाइयों के बायस इन पंडितों की बड़ी साजिशें बुरी तरह नाकाम हो गई थी। इन पंडितों के स्याह करतूत भी लोगों के सामने आ गए थे, जिस वजह से हंगामों ने शुरू ही में दम तोड़ दिया था। ताहम जो पंडित और पुजारी दारा और बलवंत सिंह के आलाकार बने हुए थे, वो भी हमें जिक पहुंचाने के लिए अंदर ही अंदर साजिशों में मसरूफ थे। इनमें से पंडित राम अवतार हमारे कब्जे में था, इससे अभी हमने काम लेना था। बलवंत सिंह ने ही रामू जैसे खतरनाक बदमाश और किराए के कातिल को हमारे पीछे लगा दिया था, और आज हमने इसे भी ठिकाने लगा दिया था। शुरू में एक मर्तबा जब बात हुई थी तो ठाकुर ने कहा था कि इन सारे हंगामों के पीछे बलवंत सिंह का हाथ है, और मैंने कहा था कि बलवंत सिंह को भी किसी और की आशीर्वाद हासिल है। और ठाकुर के हाथों मरने से पहले रामू के बयान ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी थी कि बलवंत सिंह अपने गुरु के साथ सारसका की तरफ फरार हो गया था, और वो गुरु था विदेशी मुसला। शहर में दाखिल होने के बाद हवा महल वाली सड़क पर रेलवे ब्रिज के करीब ठाकुर के कहने पर मैंने जीप रोक दी। भगत ठाकुर ने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा, इस छोकरी को यहाँ उतार दो। नहीं नहीं, मुझे यहाँ मत उतारो, छमिया जल्दी से बोली। यहाँ सन्नाटा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे रेलवे स्टेशन के पास उतार देना, हम स्टेशन की तरफ नहीं जा रहे। ठाकुर ने कहा, यहाँ अगर किसी गुंडे ने तुम्हें पकड़ भी लिया तो तुम्हारे साथ वही कुछ होगा जो तुम काली के पुराने मंदिर में इन हरामियों के साथ कर रही थी। उतरो नीचे, जल्दी करो। भगत ने छमिया को उठाकर जीप से नीचे फेंक दिया और मैंने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। रेलवे ब्रिज पार करके हम भवानी सिंह मार्ग की तरफ निकल आए और फिर यूथ हॉस्टल के सामने से होते हुए ठाकुर की हवेली तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। इस वक्त 3 बज
रहे थे। आकर फौरन ही अपने कमरे के बाथरूम में घुस गया। मैंने भगत को हवेली के मुलाजिम जीवे के सुपुर्द कर दिया। इसे अपने कपड़ों का एक जोड़ा दे दो और बाथरूम दिखा दो, मैंने कहा। भगत के कपड़ों पर भी खून के छींटे पड़े हुए थे। भगत बड़ी हैरत से इधर उधर देख रहा था। इसकी जिंदगी तंगो तारीख गलियों की खोलियों में गुजरी थी और इस किस्म की इमारत में दाखिल होने का शायद पहला मौका था, और वो भी ठाकर बानूत सिंह की हवेली। जीवा भगत को बाथरूम में छोड़कर आया तो इसने बताया कि तकरीबन 2 घंटे पहले टीले वाली हवेली से राजकुमारी रूपमती का फोन आया था। इस वक्त अगरचे 3 बज रहे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो तीनों जाग रही होंगी। मैं कोने वाले सोफे पर बैठ गया और करीब रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। कॉल दूसरी ही घंटी पर रिसीव कर ली गई। आवाज रूपमती की थी। कहाँ गायब थे तुम लोग? रूपमती ने मेरी आवाज सुनते ही कहा, 3 बज रहे हैं, तुम लोगों ने कोई इतला भी नहीं दी। हम लोग भेड़ियों का शिकार खेलने के लिए रेगिस्तान की तरफ निकल गए थे, वहाँ कोई टेलीफोन नहीं था जिससे तुम्हें इतला दी जाती। मैंने कहा, क्या मतलब? रूपमती के लहजे में हैरत थी। मतलब तुम्हें टेलीफोन पर नहीं बता सकता। इस वक्त तुम्हारे लिए यही जान लेना काफी है कि हम खैरियत से हैं। कल सुबह मुलाकात होगी, मैंने कहा। रूपमती लंबी गुफ्तगू के मूड में थी, लेकिन मैंने चंद रस्मी जुमलों के बाद तबादले के बाद फोन बंद कर दिया और दूसरे कमरे में जाकर ठाकर के कपड़ों का एक जोड़ा निकाला और बाथरूम में घुस गया। तकरीबन 15 मिनट बाद जब मैं हाल में आया तो ठाकुर और भगत वहाँ बैठे थे। ठाकुर सोफे पर बैठा था और भगत कलीन पर आलती पालती मारे हुए था। इस वक्त मैंने जीवा को भी ट्रे उठाए किचन की तरफ से आते हुए देखा। इसे मालूम था कि हम इस वक्त चाय पीना पसंद करेंगे और हमारे कहने से पहले ही वो चाय बनाकर ले आया था। चाय पीते हुए मैं ठाकुर की तरफ देख रहा था। वो बहुत हल्का फुल्का लग रहा था। इसके चेहरे पर अब वो तनाव भी नहीं था। चाय पीने के दौरान में हम में ज्यादा गुफ्तगू भी नहीं हुई। 3:45 बजे के करीब हम उठ गए। ठाकुर अपने कमरे में चला गया और मैं दूसरे कमरे में आ गया। भगत ही हाल ही में कालीन पर लेट गया था। मेरी आंखों में मिर्चें सी लग रही थी। मैं सोना चाहता था मगर आंखें बंद नहीं हो रही थी। मैं ठाकुर के बारे में सोच रहा था। दुख और करब का एहसास इस वक्त होता है जब अपनी आंखों के सामने अपने अजीज तरीन हस्तियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाए। मैंने ये करब झीला था। इस दुख का बोझ अब तक उठाए हुए हूँ। मेरे सीने में अब तक लावा खोल रहा है। ठाकुर ने अपने मुंह बोले भाई की लाश उधड़ी हुई देखी थी और वो हवास खो बैठा था। इतने दिनों से वो एक लम्हे को भी चैन से नहीं बैठा था। पागलों की तरह भाई के हथियारे को तलाश करता रहा था और बिल आखिर आज इसने बदला ले लिया था। इसके सीने में भड़कते हुए इंतकाम के शोले ठंडे हो गए थे। इसे सुकून मिल गया था, लेकिन मेरे सीने में अब तक लावा खोल रहा था। वो भयानक मंजर मेरी आंखों में घूम गया जब हम रात को अपने घर के सामने टैक्सी से उतरे थे और दारा और इसके गुर्गों ने मेरे मम्मी और डैडी पर हमला कर दिया था। इन वहशियों ने भी मम्मी और डैडी को इसी तरह उधेड़ा था। मुझे इस रात की एक एक बात याद थी। मैं कुछ भी नहीं भूला था। मम्मी और डैडी की खौफनाक चीखें अब भी मुझे अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। यूं तो मैं एक लम्हे को भी मम्मी डैडी को नहीं भूला था, लेकिन आज बड़ी शिद्दत से इनकी याद आ रही थी। मेरे सीने में आग सी लगी हुई थी। हलक खुश्क हो रहा था और जुबान अकड़कर तालू से चिपकी जा रही थी। मुझे सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। किचन के दरवाजे के साथ फ्रिज रखा हुआ था। मैंने फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकालकर होंठों से लगा ली। मेरा हलक तो तर हो गया, लेकिन ना प्यास बुझी और ना ही सीने में भड़कती हुई आग ठंडी हुई। मैं अपने कमरे की तरफ वापस जा रहा था कि भगत की आवाज सुनकर ठिठक गया। हाल में इस वक्त मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। भगत अभी तक जाग रहा था। मुझे देखकर वो उठकर बैठ गया। क्या बात है सरकार, नींद नहीं आ रही? मैंने रुक कर भगत की तरफ देखा और फिर इसके करीब ही कालीन पर बैठ गया। तुम भी तो अभी तक जाग रहे हो, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। आज के वाक़े ने शायद तुम्हें बेअक्ल कर रखा है। ये बात नहीं है सरकार, भगत ने जवाब दिया। ये सब कुछ तो मैं बचपन ही से देखता आ रहा हूँ। अपन का जीवन ही ऐसी दिशाओं में गुजरा है। जीवन में पहली बार आज किसी बंदे को ऊपर पहुँचाया है। हाँ, इसकी भी चिंता है, पर नींद न आने का कारण कुछ और है। और वो कारण क्या है? मैंने इसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हिम्मत सिंह जी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, अपना जीवन फुटपाथों और खोलियों में बीता है। हमें तो हमेशा गंदी नालियों के कीड़े ही समझा गया। अपन नंगे फर्श और खरी बान की चारपाइयों पर सोने के आदी हैं। ये अजनबी जगह, ये महल, बस यही कारण है नींद न आने का। आदी हो जाओगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक बात बताना हिम्मत सिंह जी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। ये जो काली के पुराने
पुराने मंदिर में 4 खून हुए हैं, इनमें 2 तो अपन के खाते में हैं, एक लक्ष्मी और 2 दूजा जो बाद में मेरे हाथों अपनी गर्दन तड़वा बैठा और वो लौंडिया छमिया, इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इसे ठाकुर जी ने छोड़ दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, इन खूनों का पता तो चल ही जाएगा, क्या पुलिस ठाकुर जी की हवेली पर नहीं आएगी? मैं समझ गया कि वो अंदर ही अंदर खौफजदा था, लेकिन खुलकर अपने खौफ का इजहार नहीं करना चाहता था। कानून से बालादस्त तो कोई भी नहीं है, मैंने कहा, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम ठाकुर बानोद सिंह के शरण में रहो। जाहिर है पुलिस ठाकुर जैसे मुअज़्ज़ज़ शख्स की बात को अहमियत देगी, इस तवाइफ की बात का यकीन कौन करेगा? तुम कोई चिंता मत करो, आराम से रहो। अब मेरी चिंता मिट गई हिम्मत सिंह जी, भगत ने कहा, और इसके चेहरे पर वाकई तमानियत सी आ गई थी। मैं समझ गया इसके जहन में जो अनजाना खौफ था वो मेरी बातों से जाता रहा था। मुझे नींद अब भी नहीं आ रही थी। मैं भगत से बातें करता रहा, इसे भी शायद इस वक्त किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जिससे वो बातें कर सके। भगत जात का धोबी था और कंकरवली का रहने वाला था। ये छोटा सा खूबसूरत शहर जयपुर से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। भगत की माँ शीला दोबन बेहद हसीन थी। इसे देखकर बूढ़ों के दिल भी कांपते थे। इसने अपने लिए खुद ही बहुत सी मुसीबतें पैदा कर रखी थी। हर वक्त बनी संवरी रहती, जब वो घर से बाहर निकलती तो लौंडे लपाड़े इसके पीछे लग जाते और बड़ी उम्र के लोग इसे दूर ही से देखकर ठंडी सांसें भरते। कंकरवली का राणा शमशेर सिंह भी इस पर निगाह रखे हुए था। वो इलाके का बहुत बड़ा जागीरदार था। इसकी 2 हवेलियां थी, एक हवेली में इसके बीवी बच्चे और खानदान के दूसरे अफराद रहते थे, जबकि शहर से बाहर दूसरी हवेली इसका इशरत कदा थी। वहाँ मुजरे होते, राग रंग की महफिलें जमती। शहर की कौन सी तवाइफ ऐसी थी जो राणा शमशेर सिंह की हवेली में नहीं जा चुकी थी? राणा शमशेर सिंह दोबन को कुछ अरसे के लिए अपनी हवेली की जीनत बनाना चाहता था। शीला को अपनी हवेली तक ले जाना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन सिर्फ एक बात इस रास्ते की रुकावट बनी हुई थी। वो जात का ठाकुर था। बरहमनों के बाद दूसरी सबसे ऊंची जात शीला निचली जात की दोबन थी। जात का ये फर्क ही राणा के कदम रोके हुए था, लेकिन इसने शीला के हुस्नो शबाब से शराब होने का तहैया कर रखा था। दोबियों की बस्ती शहर से बाहर थी। एक रात मंगल सिंह डाकू के गिरोह ने बस्ती पर हमला कर दिया। मंगल सिंह के नाम की दूर दूर तक दहशत थी। बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार इसके शर से महफूज रहने के लिए इसे बता देते थे, जरूरत के वक्त इसे पनाह भी देते थे और अपने दुश्मनों से निपटने के लिए इससे काम भी लेते थे। मंगल सिंह छोटी छोटी बस्तियों को भी लूटता रहता और इस रात इसने दोबियों की बस्ती का इंतखाब किया था। वो जाते हुए बस्ती की 2 लड़कियों को भी उठाकर ले गया था। इनमें एक माला थी और दूसरी शीला दोबन। 6 महीने बाद उड़ती उड़ती सी खबर सुनी गई कि शीला दोबन राणा शमशेर सिंह की हवेली में है। ये भी सुना गया कि जिस रात दोबी बस्ती पर मंगल सिंह ने हमला किया था, शीला को इसी रात राणा की हवेली में पहुंचा दिया गया था। शीला दोबन के माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मजीद जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए उन्होंने न सिर्फ वो बस्ती बल्कि शहर ही छोड़ दिया। कोई नहीं जान सका कि वो कहाँ गए थे। 6 महीने बाद राणा शमशेर सिंह के आदमी शीला दोबन को चित्तौड़गढ़ ले गए। इस वक्त शीला 3 महीने के हमल से थी, मगर इसकी परवाह किए बगैर राणा के आदमी इसे पामाल करते रहे। वो चित्तौड़गढ़ से सवाई माधोपुर और वहाँ से जयपुर आ गई और शीला दोबन का हाथ किसी और के हाथ में थमाकर वापस चले गए। शीला दोबन पूरे दिनों से थी जब एक बदमाश शीला को इस शख्स से छीन कर ले गया। वो पसमानदा इलाके में वाक़या एक खोली में रहता था। इसी खोली में शीला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे दूसरे ही रोज अनाथ आश्रम बेसहारा अफराद की पनाहगाह पहुंचा दिया गया। बच्चे की पैदाइश के चंद ही रोज बाद शीला दोबन फिर पहले जैसी हो गई, बल्कि इसका हुस्न कुछ और भी निखर आया। इसे सिर्फ बच्चे का गम था, लेकिन जल्द ही वो इसे भी भूल गई, बल्कि इसे भूलने पर मजबूर कर दिया गया। शीला दोबन का बेटा भगत अनाथ आश्रम में पलता रहा। इसे कुछ मालूम नहीं था कि इसके माँ बाप कौन हैं। 11 साल की उम्र में वो अनाथ आश्रम से भाग निकला और जेब तराशों के एक गिरोह के हथे चढ़ गया। इसे पहले जेब कतरा बनाया गया, फिर वो छोटे मोटे दूसरे जुराइम में भी हाथ डालने लगा। पकड़ा जाता तो सजा हो जाती, जेल से निकलता तो जुराइम के कुछ और गुर सीख चुका होता। इसकी जिंदगी की इसी तरह गुजरती रही। इसकी रातें कभी फुटपाथ पर और कभी कच्ची बस्तियों की तंगो तारीख खोलियों में गुजरती। भगत ने चोरी चिकारी और गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं सीखा था। बड़ा होकर भी वो दादा
गुंडागिरी ही करता रहा। इसने कभी कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था। संगीन जुराइम से वो हमेशा बचता रहा, इसीलिए वो कभी बड़ा बदमाश नहीं बन सका। जिंदगी में ये पहला मौका था कि इसके हाथ से 2 बंदे मारे गए थे, लेकिन पुश्त पर ठाकर बानोद जैसे आदमी का हाथ होने की वजह से वो मुतमिन था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। वो इस बात पर भी खुश था कि ठाकुर जैसे आदमी ने इसे अपनी शरण में ले लिया था और आइंदा जिंदगी इसकी सेवा में गुजार देगा और जुराइम से इसे निजात मिल जाएगी। भगत के इरादे अच्छे थे, नीयत साफ थी और मुझे यकीन था कि इसका और ठाकुर का लंबा साथ रहेगा। भगत बातें करते करते अब ऊँघने लगा था। मैंने भी सोफे का कुशन उठाकर सर के नीचे रख लिया और आंखें बंद कर ली और फिर मुझे पता नहीं मैं कब नींद की आगोश में पहुंच गया। जयपुर से 105 किलोमीटर के फासले पर सारसका किसी जमाने में एक आजाद रियासत हुआ करती थी, लेकिन रियासत की हैसियत से इसका वजूद बतदरीज खत्म होता चला गया और अब ये रियासत महज एक जिला बनकर रह गई थी। सारसका ज्यादा बड़ा शहर नहीं था, लेकिन चंद तफरी गाहों की वजह से इसे दूर दूर तक खासी शोहरत हासिल थी। शहर के नवाब में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मीठे पानी की झील थी, जिसे चारों तरफ से सब्जे, खजूर और नारियल के दरख्तों ने घेर रखा था। यहाँ रिहाइश के लिए हट्स भी थे और चंद रेस्टोरेंट्स भी। झील का एक हिस्सा जो एक तंग सी खाड़ी की तरह खुशकी में दूर तक चला गया था, मछली का शिकार खेलने वालों के लिए मखसूस था। इस तरफ कश्तियां वगैरह नहीं जाती थी। इस झील के अलावा चंद कदीम तारीखी इमारतें भी थीं, जो सयाहों के लिए अपने अंदर खासी कशिश रखती थीं। इनमें 2 इमारतें सबसे ज्यादा अहम थीं, एक जैन मंदिर और दूसरा सारसिका पैलेस। किसी महाराजा का ये महल अरसे तक वीरान रहा था और अब यहाँ एक शानदार होटल बना दिया गया था। झील और तारीखी इमारतों के अलावा सारसिका की शोहरत की सबसे बड़ी वजह वो शिकारगाह थी, जो शहर के निवास से शुरू होकर मीलों दूर तक फैली हुई थी। बड़ा गुंजान और खौफनाक जंगल था, जो एक तरफ कोट पतली और दूसरी तरफ अल्लूर तक फैला हुआ था। मीलों दूर तक फैले हुए इस जंगल में बेजर्र जानवरों के अलावा नील गाय, हिरन, बारहसिंगा, सांबर, रीछ, चीते और शेर जैसे खौफनाक दरिंदे भी बकसरत पाए जाते थे। शिकार के शौकीन दूर से शिकार खेलने के लिए यहाँ आते थे। कोई शिकार करने में कामयाब हो जाता और कोई खुद इन खूंखार दरिंदों का शिकार हो जाता। सारसका जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर वाक़या है। जयपुर से इसका फासला 105 और दिल्ली से 200 किलोमीटर है, जबकि अल्लूर नामी कस्बा सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर है। सारसका से एक सड़क कोट पतली तक भी चली गई है। तकरीबन 50 किलोमीटर तक ये सड़क इस खौफनाक जंगल में से गुजरती है। नदी नालों के अलावा इस जंगल में एक छोटी सी झील भी है, जिसके किनारे माहीगीरों की मुख्तसर सी बस्ती है। मछलियों के अलावा ये माहीगीर बेजर्र किस्म के जानवर भी पकड़ लेते हैं, जिन्हें शहर में ले जाकर फरोख्त कर दिया जाता है। ये इन माहीगीरों का ही हौसला है कि जो इस जंगल में खूंखार दरिंदों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई आम आदमी इस जंगल में दाखिल होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम सुबह 6 बजे जयपुर रवाना हुए थे। रूपमती के पजारों में अगली सीट पर मैं बैठा हुआ था। पिछली सीट पर रूपमती जानकी और हमारे साथ आई थी। आखिरी सीट पर ठाकुर का मुलाजिम शंकर और भगत बैठे हुए थे। थोड़ा बहुत सामान भी इनके पास रखा हुआ था। ड्राइविंग सीट ठाकुर ने संभाल रखी थी। अगरचे एक खतरनाक मिशन पर जा रहे थे, लेकिन देखने वाले कह सकते थे कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। काली के पुराने मंदिर में रामू और इसके साथियों को मौत के घाट उतारने के बाद हम 3 दिन जयपुर ही में रहे थे। इस दौरान में पुलिस ने इन लाशों का पता चला लिया था। पुलिस ने रामगढ़ झील वाली सड़क पर वाटर पंपिंग स्टेशन से रामू के साथी किरण को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया था। इसने अगरचे इल्जाम लगाया था कि रामू और इसके साथियों की हत्या में मेरा और ठाकुर बानोद सिंह का हाथ है, लेकिन पुलिस ने इसकी बात का यकीन नहीं किया था। इसकी बात का यकीन भी क्यों किया जाता? ठाकुर बानोद सिंह इस शहर का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी था और पुलिस को एक ऐसे दरिंदे से निजात मिल गई थी जिसने तवील अरसे से शहर में खौफो हरास फैला रखा था। पुलिस ने इन लोगों की शुक्रगुजार थी जिन्होंने मौत के इस फरिश्ते को मौत के घाट उतारा था। बहरहाल पुलिस के रिकॉर्ड में इस वाक़े की जो रिपोर्ट लिखी गई थी वो ये थी कि डॉक्टर श्याम सुंदर के कत्ल के बाद रामू और इसके साथी पकड़े जाने के खौफ से काली के पुराने मंदिर में छुपे हुए थे। इनके साथ एक औरत भी थी और गालबन इस औरत की वजह से इनका आपस में झगड़ा हो गया, जिसने खौफनाक लड़ाई की सूरत इख्तियार कर ली और वो आपस में एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एक औरत का जिक्र किया था, लेकिन इसका नाम
नाम कहीं नहीं आया था। वो औरत छमिया थी जो इस रात पुलिस के हाथ लग गई थी, लेकिन इसके बाद ना तो छमिया का नाम सुनने में आया और ना ही वो कहीं देखी गई। ठाकर बनोद सिंह 2 दिन पुलिस के आला अफसरों के साथ मसरूफ रहा था और वाकया बिल आखिर ये किजिया खत्म होने के बाद तीसरे दिन हम सारसका जा रहे थे। 105 किलोमीटर का फासला 2 घंटों में बड़ी सहूलत से तय हो गया। यूं तो सारसका में सारसका का पैलेस होटल के अलावा 2-3 अच्छे रिहायशी होटल, 2 गेस्ट हाउसेज और एक डाक बंगला भी था, लेकिन ठाकर ने रिहायश के लिए इस हट को तरजीह दी थी जो आबादी और सड़क से हटकर दरख्तों के झुंड में वाक़या था। इसके करीब ही 3-4 हट्स और भी थे जो सब के सब आबाद थे। ये लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सैरो तफरीह के लिए आए हुए थे। हमने जिस हट में पड़ाव डाला था वो ठाकर के एक दोस्त की मिल्कियत था। एक मुलाजम यहाँ मौजूद था जिसे पहले से हमारी आमद की इतला दे दी गई थी। इसे बता दिया गया था कि हम 8 बजे यहाँ पहुँचेंगे और नाश्ता भी करेंगे। चुनांचे जब हम यहाँ पहुँचे तो नाश्ता तैयार था। 1-2 घंटे आराम करने के बाद मैं और ठाकर पैदल ही बलवंत सिंह की तलाश में निकल खड़े हुए। पिजारो हमने इसलिए नहीं ली थी कि बलवंत सिंह रूपमती की इस गाड़ी को अच्छी तरह पहचानता था। हमने हाट से रवाना होने से पहले अपने हुलियों में भी थोड़ी बहुत तब्दीली कर ली थी ताकि फौरी तौर पर हमें शनाख्त न किया जा सके। रामू की फराहम करदा इतला के मुताबिक बलवंत सिंह के साथ इसका गुरु भी था, विदेशी मुसला जो पंडित का बहरूप बरे हुए था, और वो पंडित दारा के सिवा कोई और नहीं हो सकता था। दारा को हिंदुस्तान के मंदिर पसंद आ गए थे। ये मंदिर सोने की कानें थी, अयाशी के अड्डे थे और दारा किसी मंदिर पर कब्जा करना चाहता था ताकि बाकी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजार सके। अगर पंडित मुरलीधर दारा के बारे में ये इंकशाफ न करता तो मंदिरों की तरफ मेरा ध्यान कभी न जाता, और अब मैंने तय कर लिया था कि इसे कहीं टिकने नहीं दूंगा। शहर में छोटे बड़े कई मंदिर थे। सबसे बड़ा जैन मंदिर था जो आबादी के वस्त में था। हमने फिलहाल जैन मंदिर को नजरअंदाज कर दिया और इन्हें छोटे मंदिरों में तलाश करते रहे, लेकिन हमें बड़ी मायूसी हुई। शाम तक हम इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं कर सके। 3 दिन गुजर गए, हमने शहर का कोई मंदिर नहीं छोड़ा था। जैन मंदिर को भी चेक कर लिया। कई पुजारियों को नोटों की झलक दिखलाकर किसी अजनबी पंडित के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिला। जरूरी नहीं कि वो किसी मंदिर में हो सकता है कि वो किसी के घर में पनाह लिए हुए हो। चौथे रोज वापस आने के बाद मैंने कहा, इस वक्त हम सब हाट के एक कमरे में बैठे हुए थे। ऐसी सूरत में इन्हें तलाश करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। एक न एक दिन हम इन्हें खोज निकालेंगे। हम यहीं रहेंगे इस वक्त तक जब तक इनका सुराग न लगा लें। ठाकुर ने कहा, तुम लोगों ने वो मुहावरा तो सुना होगा कि जब तक चारा न डाला जाए मछली कांटे के करीब नहीं फटकती। जानकी ने हमारी गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा, क्या कहना चाहती हो? ठाकुर ने इसे घूरा। चारे का मतलब चारा ही होता है। जानकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी, यानी चारे के तौर पर। मुझे विश्वास है कि मुझे देखकर वो अपने बिल से जरूर बाहर निकल आएंगे। जानकी की बात दिल को लगती थी। बस यही एक तरीका था जिस पर अमल करना बाकी रह गया था। लिहाजा ये तय हुआ कि कल जानकी हमारे साथ जाएगी। रात का खाना खाने के बाद हम बड़े कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे कि मुलाजिम ने आकर बताया कि एक पुजारी हमसे मिलना चाहता है। रात 10 बजे किसी पुजारी का सुनकर मैं उछल पड़ा और फिर मैं और ठाकर बयाक वक्त अपनी अपनी जगह से उठे थे। वो पुजारी बरामदे में खड़ा था, गेरवे रंग की चादर इसके जिस्म पर लिपटी हुई थी, गले में मोटे मोतियों की माला, माथे पर कशका। इसके सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। मूंछों के बाल भी दाढ़ी के बालों से इस तरह मिले हुए थे कि मुंह का दाना छुप कर रह गया था। हमें देखकर इसने दोनों हाथ सामने जोड़ दिए। आपको एक पंडित और इसके चेले की तलाश है महाराज, वो बोला। मैं एक ऐसे ही पंडित की खबर लाया हूँ जो अपने चेले के साथ चंद रोज पहले यहाँ आया था। वो बहुत ज्ञान ध्यान वाला पंडित है। हाँ, हमें इसी की तलाश है। कहाँ है वो? मैंने जल्दी से पूछा। पुजारी इसका पता बताने की बजाय इधर उधर की मारने लगा। मैं समझ गया और जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो पंडित अपने चेले के साथ यहाँ से 4 कोस दूर धूलपुर में काली के मंदिर में मिलेगा। पुजारी ने 100 का नोट मुट्ठी में दबाते हुए कहा, क्या इस वक्त भी वो मंदिर में होगा? ये सवाल ठाकर ने किया था। नहीं महाराज, पुजारी ने जवाब दिया, इसका असल आस्थाना किसी को मालूम नहीं। वो शाम होने से जरा पहले वहाँ आता है और 2-3 घंटों बाद कहीं और चला जाता है। वो कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। धन्यवाद महाराज, ठाकर ने कहा। वो वाकई बहुत ज्ञान ध्यान वाला पंडित है, महापुरुष। वो जिसके
इसके सर पर हाथ धर देता है, इसके मन की आशा अवश्य पूरी होती है। हम इसीलिए इसकी तलाश में हैं। पुजारी चंद लम्हे हमारी तरफ देखता रहा, फिर हरि ओम नारायण नारायण की आवाज लगाता हुआ चला गया। इस रात हम देर तक ज्ञान ध्यान वाले इस पंडित और इसके चेले के बारे में बातें करते रहे। हमें यकीन था कि वो दारा और बलवंत के सिवा और कोई नहीं हो सकते। इन्हें छुपने के लिए किसी ऐसी ही जगह की जरूरत थी जहाँ किसी का ध्यान न जाए। अगले रोज सूरज गुरूब होने से 2 घंटे पहले मैं और ठाकर पिजारों पर रवाना हो गए। जानकी भी जिद करके हमारे साथ हो ली थी। ये इलाका थोर, खजूर, बबोल और दीगर कांटेदार झाड़ियों से पटा हुआ था। पिजारों हमने धूलपुर नामी इस बस्ती से तकरीबन निसफ मील दूर झाड़ियों में छोड़ दी और कच्चे रास्ते पर पैदल आगे चलते रहे। वो बस्ती 40-50 घरों पर मुश्तमिल थी। काली का मंदिर बस्ती की दूसरी तरफ था। बस्ती में दाखिल हुए तो वहाँ पर अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बस्ती के एक आदमी का देहांत हो गया था और इसके क्रियाक्रम की तैयारियां हो रही थी। फजा में सोगवारी के आसार नुमाया थे। हम काली के मंदिर की तरफ पहुँचे तो पता चला कि वो ध्यानी पंडित अपने चेले के साथ शमशान घाट की तरफ गया है, जहाँ वो अपनी निगरानी में चिता तैयार करवा रहा है। शमशान घाट मंदिर से जरा आगे था। हम इस तरफ जाकर झाड़ियों में छुप गए। सामने 5-6 आदमी खड़े थे, जिनमें 2 पंडित भी थे। इनमें एक तो वही ज्ञानी ध्यानी वाला पंडित था और दूसरा इसका चेला। इन्हें देखकर हमें बड़ी मायूसी हुई। ज्ञानी पंडित छोटे कद का भारी भरकम आदमी था, तोंद मटके की तरह निकली हुई थी। वो दारा हरगिज नहीं हो सकता था। इसका चेला कद में 6 फुट से निकलता हुआ था। इस पर भी बलवंत सिंह होने का शुबा नहीं हो सकता था। अचानक किसी लड़की की चीखों की आवाज सुनकर हम चौंक गए। मैंने मुड़कर देखा, बस्ती की तरफ से अर्थी का जुलूस आ रहा था और एक लड़की बुरी तरह चीख रही थी। 2 आदमियों ने इसे बाहों से पकड़ रखा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अर्थी का जुलूस हमारे सामने से गुजर गया। शायद गांव के सब ही लोग इसमें शामिल थे। मैंने सामने से गुजरती हुई इस लड़की को भी देखा जिसे 2 आदमियों ने गिरफ्त में ले रखा था। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। इसकी उम्र बेमुश्किल 17 साल होगी। इसने दुल्हनों जैसा लिबास पहन रखा था। मुझे बड़ी हैरत हुई। औरतें अर्थी के साथ शमशान घाट नहीं जाती और फिर इस लड़की ने दुल्हनों जैसा लिबास क्यों पहन रखा था? इस औरत का पति मर गया है, इसे भी सती किया जा रहा है। ठाकर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। सती? मैं कांप उठा। हिंदुओं की ये बड़ी घिनौनी रस्म थी। मरने वाले पति के साथ इसकी पत्नी को भी चिता में जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन इस जालमाना रस्म पर पाबंदी लगाकर इसे खत्म किया जा चुका था। ये मैं शमशान घाट की तरफ देखता रहा। मरने वाले की लाश को चिता पर रख दिया गया था और अब दुल्हन के लिबास में इस लड़की को चिता पर रखने की तैयारी हो रही थी। लड़की बुरी तरह पिछाड़े खा रही थी, अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो चीख रही थी, भगवान के वास्ते दे रही थी, लेकिन किसी पर इसकी आहो फगां का असर नहीं हुआ। 5-6 आदमियों ने मिलकर इसे जमीन पर रखे हुए लोहे के इस फ्रेम पर लिटा दिया, जिस पर बीच में लोहे की पट्टियां लगी हुई थी। लड़की हाथ पैर चला रही थी, लेकिन 5-6 आदमियों के सामने वो बेबस हो गई। इसको पेटियों वाले आहनी फ्रेम पर चित्त लटाकर इसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए और इसके जिस्म पर भी कई रस्सियां लपेट दी गईं, ताकि वो अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत न दे सके। लड़की की चीखें आसमान की खबरें ला रही थी और जब इसे उठाकर इसके पति की लाश के पहलू में चिता पर लिटा दिया गया तो इसकी चीखें कुछ और बुलंद हो गईं। एक आदमी ने घी का कनस्तर लाश और इस लड़की पर उंडेल दिया और फिर इनके ऊपर लकड़ियां रखी जाने लगी। इस तरह चिता खासी ऊंची हो गई। लकड़ियों पर भी घी के कनस्तर उंडेले गए। इस दौरान में लड़की बदस्तूर बुरी तरह चीखती रही और फिर अचानक ही ढोल बजने लगा और वो शायद लड़के का बाप था जिसने चिता को आग लगाई थी। शोले बुलंद होने लगे, खुश्क लकड़ियां चटकने लगी। लड़की की चीखों की आवाज ढोल की आवाज से भी तेज थी। मैं मतवहज नजरों से चिता की तरफ देख रहा था। चिता के अंदर लकड़ियों में हलचल सी मच गई। आग ने इस लड़की को अपनी लपेट में ले लिया था और शायद इसने आखिरी मर्तबा पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके अपनी बंदिशें तोड़ने की कोशिश की थी और वो फ्रेम समेत उलटकर पति की लाश पर जा गिरी थी। ढोल की आवाज में इसकी चीखें बुलंद होती गईं। फजा में गोश्त जलने की बू फैलने लगी। लड़की की चीखें मादूम होती गईं और अब वहाँ सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने मुड़कर देखा, जानकी मौजूद नहीं थी। गांव के लोग अब भी चिता के चारों तरफ जमा थे। ढोल बज रहे थे और लोग नाच रहे थे। ठाकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम झाड़ियों से निकलकर इस तरफ चल पड़े जहां हमारी पुजारो खड़ी थी।
जान की पजारों से टेक लगाए खड़ी हाँप रही थी। वो शायद इस वक्त भाग आई थी जब इस लड़की के हाथ पैर बांधे जा रहे थे। हैरत की बात है, मैंने पजारों में बैठते हुए कहा, एक औरत को जिंदा जला दिया गया और किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अगर कोई बचाने की कोशिश करता तो इसे भी चिता में फेंक दिया जाता। ठाकुर ने इंजन स्टार्ट करते हुए जवाब दिया। वापसी पर 4 कोस का फासला जल्द ही तय हो गया। शहर में दाखिल होते ही एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हर तरफ गलगला मचा हुआ था। खौफजदा लोग इधर उधर भाग रहे थे और ये इंकशाफ बड़ा सनसनीखेज था कि गंगोली चौधरी के गिरोह ने शहर के शुमाली इलाके पर हमला कर दिया था और वहाँ गेस्ट हाउस और हट्स में ठहरे हुए सयाहों को अगवा करके ले गया था। हमारा हट भी इसी इलाके में था। ठाकुर ने पुजारों की रफ्तार बढ़ा दी और हट के सामने गाड़ी रोकी तो हमारे बदतरीन खदशात दुरुस्त निकले। हट के सामने कई पुलिस वाले जमा थे। हमारे हट का मुलाजिम जख्मी था और रूपमती बुरी तरह बदहवास हो रही थी। हमें देखकर रूपमती दौड़ते हुए हमारे करीब पहुंच गई और इसने जो इंकशाफ किया वो बहुत सनसनीखेज था। गंगोली चौधरी के आदमी हमारे करीबी हट से दूसरे चंद सयाहों के साथ बिमला को भी उठाकर ले गए थे। मेरे आसपास कहीं बम का धमाका होता तो इतना सदमा न होता जितना इस खबर से हुआ। रूपमती ने यह खबर रोते हुए सुनाई थी। इसकी पूरी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी, ताहम इसके टूटे फूटे जुमलों से ये नतीजा अखज कर सका कि गंगोली चौधरी नामी कोई शख्स अपने गिरोह के साथ यहाँ वार्द हुआ था। उन्होंने पहले फायरिंग करके लोगों को बदहवास किया और फिर गेस्ट हाउस और करीब करीब वाक़या अपार्टमेंट्स हट्स को घेरे में लेकर यहाँ ठहरे हुए तमाम सयाह को एक जगह जमा कर लिया था और इन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँकते और मारते हुए जंगल की तरफ ले गए थे। और इंसानों के इस रेवड़ में हमारी बिमला भी शामिल थी। रूपमती के हवास बहाल हुए। मैंने एक बार फिर इससे इस सानहे की तफसील पूछी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।